टोपोग्राफी से संबंधित वीडियो श्रृंखला में आज हमारा फोर्थ लेक्चर है। इससे पहले के लेक्चर्स में हमने जाना था कि जो स्थलाकृतियां हैं वो नदियों के द्वारा कैसे बनाई जाती हैं। उसके बाद हमने जाना कि भूमिगत जल के द्वारा कैसे बनाई जाती हैं और उसके बाद हमने जाना कि हिमनद अर्थात बर्फ के द्वारा जो स्थलाकृतियां हैं वो कैसे बनाई जाती है। तो आज का हमारा टॉपिक है कि जो स्थलाकृतियां हैं वो हवा के द्वारा कैसे बनाई जाती है। तो स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल में। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, जो हवा के द्वारा जो स्थलाकृतियां बनाई जाती है वे बेसिकली अपघर्षण के द्वारा बनाई जाती है। अपघर्षण अपघर्षण का मतलब होता है किसी चीज का घिसावट, कोई चीज किसी को घिस घिस कर या किसी दबाव से उसको काट देती है, उसको बोलते हैं अपघर्षण। तो जो ये विंड टोपोग्राफी से संबंधित जो हमारी स्थलाकृतियां बनती हैं वे किस प्रकार बनती है, चलिए उनको देखते हैं। तो देखिए, जैसे कोई चट्टान होती है, पर्वत की श्रृंखला या कुछ भी, ठीक है, उस चट्टान के साथ एक नरम चट्टान साथ में जुड़ी रहती है, ठीक है। तो ये जो डैश वाली लाइन है इसको हम बोल सकते हैं कि नरम चट्टान है, ठीक। और ये जो बीच वाला भाग है जो बड़ी है ये कठोर चट्टान है, और ये वाली चट्टान कैसी है, ये नरम चट्टान है, ठीक है। तो ये जो कठोर चट्टान होती है इसके साथ में ही एक नरम प्रकार की चट्टान उससे जुड़ी रहती है। तो क्या होता है, देखिए, जैसे हवा चलती है, हवा अपने दबाव के कारण, अपने प्रेशर के कारण इसकी जो ये साइड की नरम चट्टान है इसको धीरे धीरे काटती रहती है, ठीक है। कभी यहाँ से काट दी, उधर से हवा चल रही है उसने यहाँ से काटा, तो एक टाइम में क्या होता है कि जैसे इसको ये पूरी नरम चट्टान को ही काट के रख दे देती है। तो इसको मैं अगर रब कर दूं तो अच्छा रहेगा। जैसे हवा के द्वारा इसको थोड़ा थोड़ा काटा जाता है, तो ऐसे जैसे ये इसको काटती रहती है हवा, तो एक टाइम में इसमें पूरी नरम चट्टान को ये काट के अलग कर देती है, ठीक है। तो अब क्या होता है, इस प्रकार की बनी हुई आकृति को छत्रक शिला बोलते हैं। इस प्रकार की आकृति जब बन जाती है तो इसको बोलते हैं छत्रक शिला, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है, हवा तो रुकती नहीं, वो तो हमेशा चलती रहती है प्राकृतिक रूप से। तो वो आगे चलकर क्या करती है, फिर इसका जो ऊपर वाला भाग है इस पे अटैक करती है और इसको काट के इससे अलग कर देती है ऊपर से, ठीक है। तो जब ये ऊपर से भी ये हिस्सा इसका कट के अलग होता रहता है तो ये इस प्रकार से ऐसे कुछ स्तंभ टाइप बन जाता है, ठीक है। तो इस हवा ने क्या किया, जो हमारी छत्रक शिला थी उसके ऊपर वाले साइड वाई जो उसके साइड में जो चट्टान थी उसको भी धीरे 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 काटती रही, और एक टाइम पे क्या हुआ, उसने उसको काट के उससे अलग कर दिया और इस प्रकार से एक स्तंभ सा बन गया। तो इसको बोलते हैं भूस्तंभ, ठीक है। भू मैंने तो भूमि और स्तंभ मैंने उसका स्तंभ, अर्थात चट्टान का स्तंभ बन जाता है, ठीक है। और इसी प्रकार से हवा, ये तो है नहीं कि भाई एक ही क्षेत्र में सिर्फ एक ही चट्टान होगी, बहुत सारी चट्टानें होती हैं। कई बार क्या होता है कि इस प्रकार के बहुत सारे स्तंभ एक साथ कहीं पर बने हुए दिखते हैं, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है। तो इस प्रकार की जो श्रृंखला सी बन जाती है भूस्तंभ की उसको बोलते हैं यारडांग, यारडांग, ठीक है। तो इस प्रकार की जो संरचना बन जाती है भूस्तंभों की उसको हम क्या बोलते हैं, यारडांग, ठीक है। और अब क्या होगा इससे आगे, तो हवा इनको भी नहीं छोड़ने वाली, वो हवा क्या करती है, बार बार इन पे भी अटैक करती रहती है, ठीक है। हवा इनके ऊपर भी अटैक करती रहती है। तो इसी प्रकार से ये टूटते रहते हैं, जैसे आज यहाँ से टूट गया तो अगले सदी में ये तोड़ दिया, इतना तोड़ दिया, ऐसे ऐसे टूटते रहते हैं। और इनके जो टूटे हुए टुकड़े हैं
यानी ये टूटकर ऐसे पत्थर अलग से टुकड़े बन जाते हैं, इनको बोलते हैं इनसेलबर्ग। इनको क्या बोलते हैं? इनसेलबर्ग। ठीक है, तो इनको हम बोलेंगे इनसेलबर्ग। आप समझे? जैसे कि जो हमारे यारडांग्स थे, यारडांग्स को हवा फिर से काटती रहती है, तो उनके अपघर्षण के कारण उनके भी टुकड़े हो जाते हैं, जो उन टुकड़ों को क्या बोलते हैं? इनसेलबर्ग। ठीक है जी। अब इससे अगला टर्म देखते हैं। अब देखो, अब हम देखते हैं जैसे कोई चट्टान है, ठीक है, इसके साइड में ऐसे बालू इकट्ठा हो जाता है। बालू, मिट्टी, रेत बोलते हैं जिसको, तो इसके साइड में बालू रेत इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार की संरचना को बोलते हैं बरखान। क्या बोलते हैं? बरखान। ठीक है, ये तो है रेत और ये है चट्टान। इसके इस एक और बालू का या रेत का ऐसे संरचना से इकट्ठा हो जाना, इसको बोलते हैं बरखान। तो क्या होता है, धीरे धीरे हवा चलती रहती है, हवा की स्पीड या उसके पावर के कारण ये चट्टान धीरे धीरे कटती रहती है, और एक टाइम में ये पूरी की पूरी जो अपनी चट्टान है ये सीधी हो जाती है। ठीक है, तो अब इस चट्टान के ऊपर ये बालू ऐसे स्तूप सा बना देता है। ठीक है, तो धीरे धीरे क्या होता है, धीरे धीरे हवा इस वाली चट्टान को भी काटती रहती है। ठीक है, और इसको काट के ये सीधा कर देती है। क्या कर देती है? इस चट्टान को काट के हवा, हवा दोबारा लिखते हैं हम यहाँ पे, हवा इसको क्या कर देती है? सीधा कर देती है। और इस प्रकार से जो ये हवा का जो टीला सा बन जाता है, क्या बन जाता है? टीला बन जाता है। तो इसको बोलते हैं बालू का स्तूप। बालू का स्तूप। अब ये बालू क्या होता है? इस रेत को ही बालू बोलते हैं। ठीक है, तो इस रेत को ही बालू बोलते हैं। इससे आगे क्या होता है, जैसे हवा तो चलती रहती है, प्राकृतिक रूप से चलती है वो तो। अब इससे आगे क्या होगा, जैसे हवा इस रेत को आगे ऐसे बिछा देती है। क्या कर देती है? बिछा देती है। हवा चलती इस बालू के टीले को उठा के हवा क्या कर देगी? इस प्रकार से बिछा देती है। ठीक है, तो इस प्रकार के जो मैदान बनते हैं उसको बोलते हैं लाओस के मैदान। और जो सबसे बड़ा लाओस का मैदान है वो चीन का लाओस का मैदान है। ठीक है, जो सबसे बड़ा लाओस का मैदान है वो चीन का सबसे बड़ा जो है लाओस का मैदान है। तो आज हमने देखा कि हवा द्वारा स्थलाकृतियाँ कैसे बनाई जाती हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड।